हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम, जैसे आप देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ। मैं पढ़ाऊंगी क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ की बुक के अकॉर्डिंगली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और वीडियो एंड तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इस बीच आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में जो आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के पास जाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि क्राइम क्या होता है। क्या होता है क्राइम? तो क्राइम कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोहिबिट की गई है और उसे करने पे हमें पनिशमेंट मिले, वो क्राइम हो जाती है। क्या होती है क्राइम? कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टेट। और तीसरी, जिसके लिए हमें पनिशमेंट मिले, वो होता है क्राइम। तो ये था क्राइम। दूसरा जो टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ क्राइम, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। क्राइम को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तो सबसे पहला है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। जब किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई क्राइम हो, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई क्राइम हो, तो वो आ जाता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मर्डर, रेप। ऐसी चीजें जो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ हो वो होती है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। दूसरा, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जब किसी के सामान के साथ कोई क्राइम हो, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। तीसरी है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। मोरालिटी का यहाँ पे मतलब वही है जो मतलब मोरल वैल्यू से रिलेटेड हो। तो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी में ऐसे क्राइम्स जो किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी सोसाइटी अफेक्टेड होती है। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल ले ले गैम्बलिंग का। गैम्बलिंग मतलब सट्टेबाजी, सट्टा लगाना। तो सट्टा लगाने से किसी एक इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, मतलब ऐसे नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये चीज एक पूरी सोसाइटी के लिए गलत मानी गई है, इसीलिए इसे कहा गया है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। इसमें आता है गैम्बलिंग के अलावा इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है। इसके बाद है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम क्या है? ये क्राइम वो लोग करते हैं जो समाज में कोई बड़ी पोजीशन पे होते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर वो करप्शन लेते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम आ गया। कुछ बड़े बिजनेसमैन अगर अपना काम निकलवाने के लिए ब्राइब देते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम हो गया। कुछ अगर इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं भरते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम में आ गया। तो वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम्स होते हैं जो बड़े पोजीशन के लोग करते हैं अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए। और उसके बाद पांचवा और आखिरी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व होती हैं जो इलीगल काम करती हैं। इलीगल काम जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग करना, इलीगल वेपन्स एक जगह से दूसरी जगह करना, तो वो आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। इतना पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम स्टेजेस ऑफ क्राइम। एक मिनट। स्टेजेस ऑफ क्राइम मतलब क्या क्या एक स्टेज होते हैं, कौन कौन से लेवल पे बढ़ के क्राइम होता है।
तो ब्रॉडली मतलब अगर हम बात करें तो क्राइम 4 स्टेज में डिवाइड होता है। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरा होता है अटेम्प्ट, कमीशन। इंटेंशन वो क्राइम करने का ख्याल अपने मन में ले आना होता है इंटेंशन। प्रिपरेशन वो क्राइम करने के लिए, वो क्राइम को कमिट करने के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो वो होता है प्रिपरेशन। जब अटेम्प्ट मतलब जब वो हम क्राइम करते हैं। अटेम्प्ट एक बहुत डिबेटेड इशू है कि क्या एक्चुअल में अटेम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जब हम वो क्राइम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और कमीशन जब वो क्राइम पूरा हो जाता है। तो ये हैं 4 स्टेजेस क्राइम के। इसके स्टार्टिंग के जो स्टेजेस हैं वो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब जो अक्यूज है वो किसी तरह से गुनहगार नहीं माना जाएगा अगर वो सिर्फ कोई क्राइम के लिए इंटेंशन करे या प्रिपरेशन करे। लेकिन जैसे ही उसने उस क्राइम को अटेम्प्ट किया वो क्रिमिनल, वो गिल्टी मान लिया जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये सारी चीजें आपकी बुक में बहुत अच्छे से दी हैं, तो अगर आप चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे चैप्टर देखने से पहले एक बार बुक पढ़ लें और एक बार बाद में पढ़ लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। गिल्टी एक्ट को हम कहते हैं एक्टस रियस और गिल्टी माइंड होता है मेंस रिया। इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट और ये होता है इल इंटेंशन। एक मिनट। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हम जब बात करें तो 2 चीज़ें आती हैं, गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का मानना है, पढ़े लिखे इन द सेंस लीगल स्टडीज़ की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि कोई भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट बताने के लिए इन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सिर्फ कुछ गलत करने से वो एक्ट क्रिमिनल नहीं हो जाता जब तक हमारी इंटेंशन भी गलत ना हो। इसीलिए यहाँ पे 2 टर्म दिए गए हैं। पहला है गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड। तो किसी भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट बताने के लिए उसमें एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों रहना चाहिए। इसको अगर हम और अच्छी तरह से समझे तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर कोई सोल्जर ड्यूटी पे किसी टेररिस्ट को मारता है तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी उसके ऊपर, जबकि हमें पता है कि वहाँ पे एक्ट सीरियस है, मतलब गिल्टी एक्ट है, लेकिन वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे मेंस रिया नहीं है, मतलब कोई इल इंटेंशन नहीं है। जो सोल्जर की भावना थी वो देशभक्ति की थी, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने किसी टेररिस्ट को मार दिया। तो हम अगर उस एक एक्ट को देखें तो किसी को मारना एक गलत काम है, लेकिन हम अगर इंटेंशन को देखें तो वो इंटेंशनली गलत नहीं था। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में किसी को हिट कर दिया और उसकी मौत हो गई, तो अगेन इस केस में गिल्टी एक्ट था, एक्ट गलत था लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था, इंटेंशन था खुद को सेव करना। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एक्टस सीरियस और मेंस रिया का, जिसमें कहा गया है कि किसी भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट बनाने के लिए दोनों का होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन
एंड मोटिव। ठीक, तो इंटेंशन क्या होता है? अगर हम किसी चीज को इंटेंशनली कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम वो जानबूझ के कर रहे हैं और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और ये चीज गलती से या एक्सीडेंटली नहीं हो रही है। इसका ये होता है इंटेंशन का मतलब। जबकि मोटिव का मतलब होता है कि ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एन एक्शन। हम जो काम कर रहे हैं वो हम किस कारण से कर रहे हैं, वो उस काम का मोटिव होता है। ठीक, इंटेंशन, अगर हम कहें कि हम बदला लेने के, रिवेंज के इंटेंशन से हम किसी को मार रहे हैं, वो हमारा इंटेंशन है। लेकिन मोटिव की अगर हम बात करें तो अगर हम मतलब अगर कोई ब्रेड चुरा रहा है तो वो अपना पेट भरने के लिए ब्रेड चुरा रहा है, लेकिन वो ब्रेड चुरा रहा है। तो मोटिव क्या था? मोटिव क्या था? पेट भरना। यहाँ पे मोटिव सही है, लेकिन ये एक्ट गलत माना जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन देखा जाता है, मोटिव नहीं देखा जाता। हम देखते हैं कि जो क्राइम कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसकी मोटिव भले ही अच्छा हो या बुरा हो, उसे हमें मैटर नहीं करता है। तो क्रिमिनल लॉ में जो अक्यूज्ड है उसके इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, एक मिनट, इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। ये आज का लास्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ बनाया क्यों गया है इंडिया में? ओवरऑल वर्ल्ड की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली इंडिया की बात हो रही है कि व्हाट इज द रीजन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल लॉ दिया गया है। सबसे पहला रीजन है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी गलत हुआ है उसको बैलेंस कर देना। ये कैसे होगा? तो अगर हम बुक से पढ़ें तो रेट्रीब्यूशन क्या होता है, मेरे पास बुक है, अभी बुक खोल लीजिए। द थ्योरी बेसिकली डील्स विथ राइटिंग ऑफ बैलेंस। इफ अ criminal has done a wrong toward a person or property, he needs to be given a penalty in a manner which balance out the wrong done. retribution का मतलब हम अगर किसी क्रिमिनल ने कुछ ऐसी गलती की है किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो हम उसको ऐसी पेनाल्टी देंगे कि जो भी उसने गलत काम किया है वो बराबर हो जाए। रेट्रीब्यूशन का मतलब है। दूसरा है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है स्टॉप। डेटरेंस का लिटरल मीनिंग होता है स्टॉप, टू स्टॉप समवन। तो डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ इसलिए भी बनाया जाता है कि हम लोगों को गलतियां करने से रोकें। कैसे? अगर मान लीजिए हम व्हीकल बहुत तेज स्पीड से चला रहे हैं या ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पेनाल्टी पे करनी पड़ती है ना? कुछ 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये मनी के फॉर्म में हमें पेमेंट पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये पेनाल्टीज इसलिए बनी है कि लोग कम से कम ये गलतियां करें। इसी को कहते हैं डेटरेंस की। कोई छोटी पेनाल्टी लगा के या कोई छोटे अंकुश लगा के हम किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम करें। तो डेटरेंस सर्व एज अ मेजर टूल इन मेंटेनिंग द जनरल लॉ ऑर्डर इन सोसाइटी, स्पेशली फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ क्राइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल एक्ट्स आर पेनलाइज्ड सो एज टू डिटर मीन्स स्टॉप इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिपीटिंग इट और इवन एंटरिंग इनटू इट इन द फर्स्ट प्लेस। इसके बाद है इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन मतलब इनकैपेसिटेट करना, मतलब किसी को कैद करके रख लेना। कैद इन द सेंस कि अगर कुछ लोग कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो उनको बाकी सोसाइटी से अलग करके
किसी अलग जगह पे रख देना है। हमारे यहाँ पे प्रिजन में रखा जाता है लोगों को सोसाइटी से अलग करके, अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो वो है इनकैपेसिटेशन कैपेसिटेशन। उसके बाद चौथा है रिहैबिलिएशन। रिहैबिलिएशन ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है। रिहैबिलिएशन सेंटर में कोर्ट को ये लगता है कि जो जिस इंसान ने क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसमें अभी स्कोप है कि वो भी सुधर सकता है, इसलिए उसे रिहैबिलिएशन सेंटर में भेजा जाता है। ये बच्चों के साथ होता है। और आखिरी है हमारा रिस्टोरेशन। ये एक विक्टिम सेंटर्ड पॉलिसी है। इसका मोटिव होता है कि विक्टिम जिस स्थिति में था क्राइम होने से पहले, उसको उसी स्थिति में वापस ले आना, कुछ हद तक उसी स्थिति में उसको वापस ले आना। तो ये था रिस्टोरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को भी चैनल के बारे में बताइए। और थैंक यू।